हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं फिर से मॉडर्न इंडिया की क्लास। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट आपका कवर किया था कि हमारे यहाँ जो भी आपकी अभी नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी थी और कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर काफी हद तक एफर्ट्स किए जा रहे थे और गांधी जी को यहाँ पर कर लिया गया था अरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद की जो चीजें थी, जैसे भगत सिंह की यहाँ पर हमें जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सॉन्डर्स की डेथ कर दी थी, उनका मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको फांसी हो गई थी। अब यहाँ पर होगी जो आगे के जो आंदोलन चलेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार यहाँ पर साइमन कमीशन आएगा और साइमन कमीशन के ऑपोजिशन में जो यहाँ पर काफी हद तक जो एक प्रॉब्लम्स हुई थी और इसमें लाला लाजपत राय जी की भी डेथ हो गई थी और इसी के उपलक्ष्य में भगत सिंह जी ने यहाँ पर जो सॉन्डर्स था उसकी यहाँ पर मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें साइमन कमीशन को, नेहरू रिपोर्ट को और आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इनका जो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं क्रोनोलॉजी है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किस किस प्रकार से साइमन कमीशन यहाँ पर आया, क्या साइमन कमीशन में आखिर ऐसी क्या चीज थी दैट पीपल वर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट है, मोतीलाल जी यहाँ पर ऐसी क्या चीज उस पर लेके आएंगे, ठीक है, और उसमें हमारी जो मुस्लिम लीग है उसका सहयोग होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारी चीजों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और आप लोगों को पता है कि मॉडर्न इंडिया आपके यूपीएससी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बात करें साइमन कमीशन की, नेहरू रिपोर्ट की, ठीक है, तो ये आपके काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब किस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज देखो क्या है कि इसमें ना आपके महात्मा गांधी जी का जो रिलेशन है ना वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, तो मेंस में भी आपके काफी हद तक यहाँ पे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसीलिए आपको इसे फॉलो करना, देखना, पढ़ना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी के फेवरेट कुछ टॉपिक्स हैं ये, और महात्मा गांधी जी तो बड़े ही ज्यादा फेवरेट है। तो इसीलिए आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि अगर आप लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है हम लोग थोड़ी सी अनअकैडमी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो भैया, अनअकैडमी यहाँ पर लेके आया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी की सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप है। ठीक है, टेस्ट होगा ये आपका 13 जून को होने वाला है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और अगर आप इसमें टॉप 50 रैंकिंग में आते हो, वाइल पार्टिसिपेटिंग, अच्छा परफॉर्म करते हो और आप टॉप 50 में आ जाते हो, तो आपको यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी टॉप एजुकेटर्स के साथ, सॉरी टॉप मेंटोर्स के द्वारा यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हो 3 करोड़ की, और यहाँ पर ये जो प्राइजेस हैं ये आप जीत सकते हो। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी अभिषेक सराफ द्वारा, शताब्दी मजूमदार, दुर्गा शक्ति नागपाल, वीएन रमेश, कृष्ण मोहन सर, विपिन सिंह शर्मा एंड राकेश वर्मा सर। तो ये ऑलरेडी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में है सारे के सारे, जो आपके बेसिकली यहाँ पर मेंटोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि उनसे आप लोगों को कितनी यहाँ पर नॉलेज देखने को मिलेगी। ठीक है, उनसे यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा, तो ये आप लोग जरूर यहाँ पे फॉलो करें। ठीक है, आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड देन यहाँ पर लेके आता है आपका अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। नाउ इन दिस आप लोगों का क्या होगा कि सब्सक्रिप्शन जो है 4 महीने हो जाएगा एक्सटेंड, it will get extended for 4 months. Moving forward, then यहाँ पर बात आ जाती है आपके कि अगर आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे, so अनअकैडमी is providing you with the loan, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं लोन और यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं अपने यूपीएससी की, किस पर, अनअकैडमी पर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे देखिए अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए कॉम्बैट। कॉम्बैट इज अ लाइव क्विज एंड इट हैपेंस एवरी संडे 11 AM। ठीक है, 11 बजे होती है हर संडे को। मौका है आप लोगों के पास अच्छा खासा। मॉक टेस्ट आप लोगों के वैसे भी आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा जरूरी होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एंड कोड का इस्तेमाल जरूर करना व्हाइल यू आर एनरोलिंग स्टडी IAS, दैट इज चैनल का नाम।
ठीक है, वही आपका कोड है, तो इसका इस्तेमाल करना नहीं भूलना है आपको। चलिए, फिर यहाँ पे बैचेस वगैरह हैं, आप लोग इन बैचेस को देख सकते हैं। ओके, बस कोड का आप लोग याद रखें कि चैनल का नाम ही आपका कोड है, दैट इज स्टडी IAS, एंड व्हाइल अप्लाइंग दिस कोड व्हेन यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। नाउ लेट्स गेट इनटू अ क्लास, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है साइमन कमीशन के बारे में। सबसे पहले नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर, अगर साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो देखिए भैया क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं ढंग से, ठीक है। देखिए भैया साइमन कमीशन जो थी आपकी, जॉन साइमन लेकर आई थी आपकी, जो साइमन कमीशन थी, ये साइमन कमीशन आई थी आपकी कब, ये आई थी भाई आपके फरवरी 3 में, ठीक है, 1928 बॉम्बे। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर लैंड हुई, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर क्या था, इसकी वजह से यहाँ पर हमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। लोग यहाँ पर ब्लैक फ्लैग्स वगैरह यहाँ पे आप लोग लोगों के हाथ में देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि कंट्री वाइड हड़ताल हो चुकी थी, ठीक है, पूरी कंट्री में हड़ताल चल रही थी। यहाँ पे सब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक के यहाँ पे नारे लग रहे थे, मास रैलीज हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, रैलीज हो रही थी यहाँ पे। और तीसरी चीज के यहाँ पर जो ब्लैक फ्लैग थे उनका डिमॉन्स्ट्रेशन, तो बेसिकली लोग यहाँ पे जहां पर भी आपके साइमन वगैरह उनके यहाँ पे जितने भी अंग्रेज दिखते थे तो उनको यहाँ पर ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते थे, जिससे वो लोग यहाँ पर इस चीज को समझ के भाग जाए। पर देखो अंग्रेज क्या थे ना, वो थे बहुत ही ज्यादा बेकार, तुम उन्हें कुछ भी दिखाओ उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आपको मारेंगे पीटेंगे लाठी चार्ज कर देंगे, ठीक है, लाठी चार्ज करेंगे, या फिर क्या है कि आपको पनिश करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, पनिश करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। यही लोगों को सिर्फ यही सारी जो चीजें थी वही आती थी, क्योंकि उनको उनके पास एक ये मुद्दा था कि देखो इंडियन जो है वो हमसे दबके रहने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जो भी साम्राज्य है, जो भी राज्य है, वो सिर्फ हमारा हो। तो इस तरीके की उनकी प्रवृत्ति थी, और इंडियंस को हमेशा दबाना उनका एक कह सकते हैं कि उनका एक मेन मोटिव बन चुका था। तो यहाँ पे अगर साइमन कमीशन की बात करी जाए तो देखो भैया प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, व्हाई वाज दिस कोरस प्रोटेस्ट, कि यहाँ पे कंट्री वाइड हड़ताल चल रही है, मास रैलीज हो रही हैं, ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, इतनी सारी चीजें आखिरकार हो ही क्यों रही थी, रीजन क्या था। चलिए भैया रीजन देखते हैं। यहाँ पे देखो भाई रीजन बहुत क्लियर था, क्वेश्चन बन सकता है आपको ये याद रखना, ठीक है, व्हाई कोरस ऑफ प्रोटेस्ट। ना ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, मैसिव प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, आखिर साइमन कमीशन में ऐसा था क्या। देखिए भैया यहाँ पर थे कि 7 मेंबर्स होने चाहिए और सारे के सारे अंग्रेज होने चाहिए, ठीक है, दैट टू इट्स स्टैट्यूटरी कमीशन टू लुक फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपके जो 7 मेंबर्स हैं, द 7 मेंबर्स शुड बी ऑल वाइट, सारे के सारे गोरे हों, नो देसी, there shouldn't be any देसी, यानी कि कोई भी इंडियन नहीं होना चाहिए इसका पार्ट। किसका, जो आपकी स्टैट्यूटरी कमीशन है, जो कि यहाँ पर लुक आफ्टर करेगी किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के। ये चीज यहाँ पर काफी हद तक बेकार थी कि भैया हमारे देश में ही तुम हमें को यहाँ पर इन सारे प्रिविलेजेस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीजें तो यहाँ पे काफी हद तक बेकार थी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर चाहे आपका जो कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में दिसंबर 1927 में, यहाँ पर यही किया जा रहा था कि सब यहाँ पर अवॉइड कर रहे थे, यहाँ पे बॉयकॉट कर रहे थे कमीशन का, ठीक है, हर स्टेज में, हर फॉर्म में यहाँ पर बॉयकॉट किया जा रहा था इसका। और यहाँ पर बॉयकॉट करने के लिए आप लोग याद रखना कि कौन कौन यहाँ पे सम्मिलित थे बॉयकॉट के लिए। एक तो आपकी कांग्रेस थी, कांग्रेस द्वारा ये बॉयकॉट किया जा रहा था। उसके साथ साथ आपकी हिंदू महासभा, हिंदू महासभा थी आपकी, हिंदू महासभा इसका हिस्सा थी, एंड योर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी यहाँ पर आपकी इसका प्रोटेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर जोरों शोरों से प्रोटेस्ट हो रहा था आपके साइमन कमीशन का, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकार थे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को दिए जा रहे थे। 7 मेंबर सिर्फ अंग्रेज होने चाहिए,
कोई भी देसी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो मोतीलाल नेहरू जी हैं यानी कि आपकी कांग्रेस, आपकी मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना एंड आपकी हिंदू महासभा यानी कि एनसी केलकर जी यहाँ पर साथ मिलके इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, ठीक है। और ये जो सेशन हुआ था ये आपको बेसिकली यहाँ पर आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपकी साइमन कमीशन आई थी, कहाँ आई थी ये, बॉम्बे में आई थी, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को मैंने आपको बता दिया। कांग्रेस सेशन हुआ था आपका मद्रास में 1927 में, और यहाँ पे बात करी गई थी कि हम बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन को, पूर्ण तरीके से इसे बॉयकॉट करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी के उपलक्ष्य में क्या होता है कि नेहरू जी लेकर आते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और ये लेके आई गई थी किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट लाई गई थी, ठीक है। नाउ व्हाट वाज दिस रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जब कमीशन आया था आपका, अब कमीशन आया तो कांग्रेस की तरफ से एक एफर्ट किया गया और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट थी। अब इसमें क्या था कि देखिए जो सारी पार्टीज हैं, बेसिकली आपकी जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, जो आपकी यहाँ पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आप लोग समझ गए होंगे इसमें कौन कौन था, जो सम्मिलित था कौन कौन था इसमें, इसमें आपके एक तो आपकी हिंदू महासभा कांग्रेस थी एंड योर मुस्लिम लीग। सो दिस वाज एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अब ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ हुई, ये फरवरी में, देखो 1928 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। कब हुई, फरवरी 1928 में कॉन्फ्रेंस हुई। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया कि देखो भैया इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पर साफ साफ बोल दी गई कि देखो जो मोतीलाल नेहरू जी हैं वो यहाँ पर ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो थी बेसिकली यहाँ पर ये ड्राफ्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको साइमन कमीशन पर फोकस नहीं करना था। साफ साफ बात थी कि भैया यहाँ पर हमें फोकस ही नहीं करना है साइमन कमीशन पे, बिकॉज वी आर बॉयकॉटिंग इट, हम उसे बॉयकॉट कर रहे हैं, हमें तो यहाँ पे नहीं फोकस करना है। बाहर में जाए आपकी साइमन कमीशन, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जो ड्राफ्ट किया गया था उसमें यहाँ पर ये कुछ रिकमेंडेशन थी। एक पहला आ गया आपका डोमिनियन स्टेटस, दूसरा नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे कि मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पर जो आपकी बेसिकली मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पर वोट करें, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 1909 में अगर आप लोगों को याद हो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे 1909 में, फिर ये आपके सिखों के लिए भी आए, पहले आपके मुस्लिम्स के लिए आए थे, ठीक है, मुस्लिम्स को अलग वो करने के लिए। और ये सब क्या था कि सबको धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ने के लिए इनके द्वारा ये चीजें करी गई थी। तो यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ बोला गया कि देखो कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, यहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए और रिजर्व सीट्स होनी चाहिए हमारी माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए देयर शुड बी रिजर्व सीट्स। उसके बाद लिंग्विस्टिक यहाँ पे प्रोविंसेस होने चाहिए, ठीक है, और 19 फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, क्योंकि देखो राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रहे थे, राइट्स तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था किसी भी हिंदुस्तानी को, उसके फंडामेंटल जो राइट्स आज हाल फिलहाल में आप देखोगे कि आपके इतने सारे राइट्स हैं, आपको राइट टू स्पीच है, मतलब आपके फ्रीडम जो है आपकी वो आपके आप लोग उसके तहत यहाँ पे लड़ सकते हो, पर पहले ऐसा कुछ नहीं था, अगर तुम लड़ने जाओगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे अंग्रेज। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर 19 फंडामेंटल राइट्स लाए गए कि भैया देखो हम ये सारे राइट्स लेके आ रहे हैं, आपको ये मानने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए आपके सेंटर में एंड इन प्रोविंसेस, रिस्पॉन्स होना चाहिए वेरियस ग्रुप्स को। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था कि फुल प्रोटेक्शन की बात करी जा रही थी कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को मुस्लिम्स के। और यहाँ पर दूसरी चीज कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए आपका स्टेट फ्रॉम रिलीजन, मतलब देखो आप एक बेसिकली क्या है कि आपकी जो आप वेस्टर्न सेक्युलरिज्म थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ठीक है, जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी की, हर रीजन में इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे आज भी हम देखें तो हमारा कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन में आपकी इक्वलिटी है, ठीक है, सबको एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, जो यहाँ पर जिस भी अपने रिलीजन के तहत जो भी चीज करना चाहता है उसकी आजादी होती है। पर यहाँ पर अंग्रेजों का क्या था कि वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा दबाव रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोल दिया गया था राज्य और धर्म में आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा,
आप इस चीज में हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि आप इसी में घुस के क्या करते हो, फिर इसको यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करते हो। सो दैट्स व्हाई आप हमारे रिलीजन से और कल्चर से दूर रहें, है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर जो चीज थी वो यहाँ पर करी गई थी डिमांड, कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर इनके द्वारा डिमांड करी गई थी। अब देखो इस कमेटी के मेंबर जो थे, अभी आपसे अगर मान लो, मैं बता देती हूँ एक बारी, देखो अभी अगर आपसे मान लो कि भैया एक क्वेश्चन आ गया, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु ऑल वर एसोसिएटेड, अब कौन कौन यहाँ पे व्यक्ति था हु वर एसोसिएटेड विद द कमिटी, विद द नेहरू कमिटी, कौन कौन था यहाँ पे, कितने मेंबर्स थे इसमें, क्योंकि ये हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप लोग बताना, देखो भाई कमिटी में जो मेंबर्स रहे थे वो थे आपके तेज बहादुर साहब, तेज बहादुर सप्रू, ये थे आपके एक मेंबर। दूसरे मेंबर थे भाई आपके सुभाष बोस, ठीक है। उसके बाद तीसरे थे आपके MSNA, चौथे मेंबर रहे थे आपके मंगल सिंह, मंगल सिंह जी थे। पांचवे मेंबर रहे थे आपके अली इमाम, और छठे मेंबर थे आपके शुआब कुरैशी, ठीक है। और देयर वर 7 मेंबर्स, और फिर लास्ट में थे आपके GR प्रधान। तो दीज वर द ऑल मेंबर्स जो कि आपके नेहरू कमेटी के अंतर्गत थे, और ये कमेटी के मेंबर्स रहे थे। और यहाँ पर इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर मानी गई थी कि देखो यहाँ पर हम लोग इन सारे जो आपके यहाँ पर जो आप रिकमेंडेशन लेकर आए हो, जिस तरीके से आपने ड्राफ्ट की है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर मानेंगे। अब एक बात सोचो, यहाँ पे बात हो रही है आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में अराइज हो रहा होगा कि मुस्लिम लीग किस हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट पे यहाँ पर राजी हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बात हो रही है नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और ये 1909 में आया था, जिसके तहत यहाँ पर जो आपके मुस्लिम्स थे उनको एक अलग वो दी गई थी। तो अब यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी वो किस तरीके से यहाँ पर मान गई थी इसके लिए कि यहाँ पर आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं हो बट जॉइंट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। तो ये जो चीज थी, ये जो पॉइंट था, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में कैसे जाएंगे, चलो लेके चलती हूँ मैं आपको हिस्ट्री में। चलो ऐसे कि बात है भाई, देखो दिसंबर 1927, दिसंबर 1927 की मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ, मुस्लिम लीग थी आपकी, उसका हुआ एक सेशन। और इस सेशन में क्या बात हुई ये मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्या था कि देयर वर 4 प्रपोजल, देयर वर 4 प्रपोजल जो कि यहाँ पर फॉर मुस्लिम्स डिमांड, ठीक है। इनकी जो डिमांड थी वो इसके अंतर्गत थी कि इसमें क्या क्या डिमांड ये लोग करने वाले हैं। देयर वर 4 प्रपोजल्स, ठीक है, 4 प्रपोजल्स थे। ये बेसिकली क्या थे कि ये चाहते थे कि ये जो ड्राफ्ट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारी ये जो 4 मांगे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इसके अंतर्गत आनी चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब मांगे क्या थी इनकी ये जानना बड़ा जरूरी है कि भैया अब सडनली इनकी क्या मांगे आ गए यहाँ पे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट बिल्कुल खत्म करवा देना ये कैसे मान सकते हैं ये, ठीक है। तो जो डिमांड थी इनकी बेसिकली क्या था कि अगर इनकी बात करी जाए इनके डिमांड के बारे में, तो यहाँ पर आपका दिल्ली प्रपोजल हुआ, ठीक है। दिल्ली में से सिर्फ एक ही यहाँ पर पॉइंट लिया गया था। दिल्ली प्रपोजल जो था आपका, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिल्ली प्रपोजल आया आपका एक, ठीक है। अब ये दिल्ली प्रपोजल क्या था, इसमें क्या क्या डिमांड थी इनकी ये देख लो। देखो ये है आपका दिल्ली प्रपोजल। अब इसके अंतर्गत इनकी क्या डिमांड्स थी ये मैं आपको बता देती हूँ। एक, जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये जो बात थी इनकी द्वारा ही रखी गई थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो बात थी आपके सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दो, उसकी जगह जॉइंट इलेक्टोरेट कर दो। तो ये बात इनके ही द्वारा करी गई थी, इनकी ही डिमांड थी, जिसको यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने ले लिया था। इसको यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने ले लिया था कि चलो ठीक है, हम ये पर्टिकुलर इनकी जो डिमांड है वो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस डिमांड को यहाँ पे मान लिया गया था। दूसरी डिमांड देखो,
1/3 यानी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन आपके मुस्लिम्स की होनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। चलो भाई, ये एक डिमांड हो गई। दूसरी डिमांड देखो कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का पंजाब में, बंगाल में, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब में और बंगाल में उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। किसकी? मुस्लिम्स की। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन कर दो, 3 नए स्टेट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दो। ठीक है, कौन कौन सी? सिंध, बलूचिस्तान एंड योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पर इन 3 स्टेट्स की यहाँ पर डिमांड करी गई कि देखो भैया इनकी फॉर्मेशन कर दो, आप हमारा रिप्रेजेंटेशन दे दो मुस्लिम्स का। कहाँ पर? पंजाब और बंगाल में, हमारे प्रोपोर्शन के हिसाब से, और 1/3 रिप्रेजेंटेशन हमें मिलनी चाहिए किसमें? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप लोगों ने रिकमेंडेशन देखी होंगी मोतीलाल नेहरू द्वारा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट लिया गया है, बाकी के पॉइंट कहाँ गए? अब यही जो चीज थी कि यहाँ पर इन लोगों ने देखा कि भैया सिर्फ हमारा एक पॉइंट लिया गया है, हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। हम जो मोतीलाल नेहरू जी अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। व्हाई? बिकॉज हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड मानी गई है, बाकी की कौन मानेगा डिमांड्स? अगर बाकी की डिमांड नहीं मानी जाएंगी तो वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस थिंग, हम लोग इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। अब इस चीज पर क्या हुआ कि जो हमारे जिन्ना जी हैं, ठीक है, अब जिन्ना जी ने यहाँ पे बात करी मोतीलाल नेहरू जी से। अब यहाँ पे क्या बात हुई ये मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, जिन्ना जी ने बोला कि देखो भाई, आपने यहाँ पर हमारी सारी जो डिमांड्स थी, जो हमारी सारी डिमांड्स थी वो आपने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी। यहाँ पर आपने जो हमारी डिमांड्स थी वो इंक्लूड नहीं करी है। Why haven't you did that? जो 3 अमेंडमेंट्स थे वो अगर आप नेहरू रिपोर्ट में कर दो तो हम यहाँ पर मानने को तैयार हैं। बेसिकली क्या है कि इनके बीच में बात हुई थी दिसंबर 1928 में। 1928 में कलकत्ता में इनके बीच में बात हुई यहाँ पर कि देखो भाई, आप हमारी डिमांड्स मान लो, ठीक है, हमारी जो 3 अमेंडमेंट कर दो आप नेहरू रिपोर्ट में, हम यहाँ पर आपका साथ देने को तैयार हैं। मोतीलाल जी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया, नहीं भाई, नहीं हो सकता। यहाँ पर आपकी जो नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है उसमें यहाँ पर और चीजें ऐड नहीं होंगी, साफ साफ मना कर रहे हैं इस चीज के लिए। अब देखो यहाँ पे मोतीलाल जी ने यहाँ पे मना कर दिया इस चीज के लिए। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति था जो कि यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा था? आपका हिंदू महासभा भी। हिंदू महासभा ने भी यहाँ पे मना कर दिया कि देखो भैया ये तो यहाँ पर अलग ही डिमांड लेकर आ रहे हैं, एक डिमांड इनकी ले ली काफी नहीं है कि ये और यहाँ पर डिमांड लेकर आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जिन्ना को लगा अच्छा तो तुम हमारी ये डिमांड नहीं मानोगे, फिर जिन्ना ले आए यहाँ पर अपने 14 पॉइंट्स। अब ये जो 14 पॉइंट्स थे ये आपके एम ए जिन्ना लेकर आए। ये बहुत फेमस 14 पॉइंट्स हैं आपके। 14 पॉइंट्स जो हैं बहुत ही फेमस हैं। मार्च 28 1929 में आए, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा। यहाँ पर मुस्लिम लीग काउंसिल थी आपकी, दिल्ली में हुई थी, उसके तहत यहाँ पर ये बेसिकली लेकर आए, ठीक है। और ये ऑपोजिशन में थे किसके? नेहरू रिपोर्ट के। यहाँ पर ये ऑपोजिशन में रहे थे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम ये पॉइंट्स लेकर आए हैं। Now either you accept these or we are going to what? We are going to we are not taking part in your ये आपने जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। Neither we are going to accept this। तो आप यहाँ पर ये हमारे पहले 14 पॉइंट्स मानो, उसके बाद we are going to do anything else। तो यहाँ पर क्या था कि देखो यहाँ पर एक तरीके से ये जो पॉइंट्स थे they were to recommend the reforms that would defend the rights of Muslims of the subcontinent। तो बेसिकली अगर देखा जाए इन पॉइंट्स में क्या क्या था, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो the form of the future constitution should be federal with the residuary powers vested in the province। यूनिफॉर्म मेजर होना चाहिए ऑटोनॉमी का, shall be granted to all provinces। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि इनको चाहिए था कि भैया हमारा एक अलग प्रांत बना दो, हमारा एक अलग देश बना दो, बाकी सारी चीजें अपनी अलग है। क्योंकि क्या था कि इनके मन में एक अलगाव पहले ही आ चुका था, है ना। एक वो कहते ना कि एक बारी जब अगर आप किसी धागे को बहुत ज्यादा खींचते हो और खींचते जाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा वो एक स्ट्रेन पड़ता जाता है, वो टूटता जाता है, फिर वो जुड़ नहीं सकता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी और ये लोग अलग ही रहना चाहते थे, अलग ही अपना वो बनाना चाहते थे। तो इनकी बात में फिर वही बात आ गई कि देखो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, पंजाब, बंगाल और आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो हमें दे दो, मुस्लिम मेजोरिटी को दे दो। यहाँ पर 1/3 हम लोगों को यहाँ पे देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल
असेंबली है उसके अंतर्गत, तो ये सारी चीजें आप हमें दे दो तो फिर हम यहाँ पर आपकी बात मानने को तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके ऑपोजिशन में बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, अब ऑपोजिशन में कौन कौन आया ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो भाई, ऑपोजिशन में आना बहुत ज्यादा जरूरी था, और यहाँ पे देखो आपके जो यंग लीडर्स थे वो भी उभरते हुए आ रहे थे, तो इन सारे पॉइंट्स की तो कोई यहाँ पे कोई भी अहमियत नहीं रह गई थी। तो जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे, इनके आपके कह सकते हैं कि इनके ऑपोजिशन में यहाँ पर जो आउटकम हुआ, ठीक है, क्या आउटकम रहा इनका, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी मुस्लिम लीग थी उसका प्रपोजल यहाँ पर इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। मुस्लिम लीग का जो आपका प्रपोजल रहा था उसको एक्सेप्ट नहीं कर दिया गया, साफ साफ मना कर दिया गया, नहीं भाई हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए ये यहाँ पर नहीं, आपकी जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको नहीं मानना चाहते थे। उसके बाद देखो आपके यहाँ पर देखो नेहरू जी ने तो साफ साफ मना कर दिया था, ही सेड अ कंप्लीट नो, कि हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, आपकी ये सारी चीजें नहीं मान पाएंगे। एक मान ली हमने, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने यहाँ पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात कर ली, दैट वाज सफिशिएंट, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फर्दर, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज तो थी, यहाँ पर आ गए फिर हिंदू महासभा वाले। हिंदू महासभा ने बोल दिया कि भैया देखो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती, यहाँ पे वो हिंदुत्व की भावना यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ पर हम भी अपोज कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिख भी यहाँ पर अपोज कर रहे थे, सिख कह रहे थे कि एक बात बताओ, सिख भी यहाँ पर अपोज करने लगे, वो यहाँ पे कहने लगे कि भैया एक बात बताइए नेहरू जी, कि आपने यहाँ पर जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ठीक है, उसमें आपने इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात ही क्यों रखी थी, वही नहीं रखते आप, आपको यही नहीं रखनी चाहिए थी। तो सब इनकी ऑपोजिशन में खड़े हो गए थे कि भैया नहीं, ये सारी चीजें नहीं मानी जाएंगी, अगर आप एक देश में रह रहे हो तो एकता से रहो। फिर ये इस तरीके की अलग अलगाव की बातें जो थी ना, वो आपस में ही अलग हो रहे थे। देखो ब्रिटिशर्स क्या अलग करते, ये आपस में ही अलग हो रहे थे। तो यहाँ पर फिर क्या था कि आपके यहाँ पर यंग कांग्रेस लीडर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये यंग कांग्रेस लीडर्स कौन थे? यंग कांग्रेस लीडर्स थे, देखो भाई आपके, एक तो है हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, वन ऑफ द फेमस वन, और दूसरे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। अब ये थे नया खून, नए लोग, यहाँ पर जो इनकी बात थी ये भी यहाँ पर ऑपोजिशन में खड़े हो गए कि भैया ये यहाँ पर अपोज करने लगे। किस चीज पे अपोज करने लगे? देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये डोमिनेंट स्टेटस के बारे में बात दिख रही है आपको, ये पॉइंट जो है डोमिनेंट स्टेटस वाला, इसके खिलाफ थे आपके यंग लीडर्स, क्योंकि ये कह रहे थे भैया डोमिनेंट स्टेटस क्या बातें कर रहे हो आप लोग, डोमिनेंट स्टेटस जो है पुरानी बात हो गई, अब तो इट हैज गॉन इनटू अ पास्ट नाउ, अब इस चीज पे बात नहीं होनी चाहिए। वी आर लाइक, हम लोग इस चीज में आपका समर्थन नहीं करेंगे, डोमिनेंट स्टेटस की यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बात होगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। नाउ व्हाट वी वांट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए बिल्कुल कंप्लीट आजादी, पूर्ण स्वराज की हम लोग यहाँ पर स्थापना करेंगे, यही चाहिए अब हमें नहीं चाहिए कि भैया यहाँ पे हम डोमिनेंट स्टेटस दोबारा से मिले हमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 1928 में कांग्रेस सेशन होता है कलकत्ता में। ठीक है, तो अब इस सेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1928, ठीक है, सेशन होता है कांग्रेस का, कांग्रेस सेशन। अब कांग्रेस सेशन में आपके यंग लीडर्स भी आए थे, कलकत्ता में सेशन हुआ था आपका। अब कलकत्ता में जब ये सेशन हुआ था, अब देखो आपके गांधी जी गए थे 6 साल के लिए जेल में, गांधी जी आ चुके थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी वाज लाइक, he was also agreed with the dominant status because Gandhi ji and Motilal Nehru were like already trained leaders थे, ठीक है, एक्सपीरियंस लीडर्स थे, ट्रेंड लीडर्स कह सकते हैं हम, और ये लोग नए थे, नया खून नया जोश होता है तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दे डोंट हैव सब्र, है ना। तो यहाँ पर गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने बोला देखो थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ ईयर और 2, हमें यहाँ पर अगर 1 साल या 2 साल के लिए ही डोमिनेंट स्टेटस मिल जाए, ठीक है, सरकार हमारी बात मान ले, उसके बाद हम यहाँ पर पूर्ण स्वराज वाली स्थापना करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट मेरे पर भरोसा रखो और यहाँ पर इतनी जल्दी मत करो। यहाँ पर फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला और सुभाष चंद्र जी ने बोला कि देखो अगर आपकी सरकार नहीं मानती फिर आप क्या करेंगे, मान लो आप यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हो, बट इफ आपकी जो सरकार है वो यहाँ पर ये चीज नहीं मानती है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे देखो सरकार जो थी ना, सरकार बड़ी मक्कार थी, बहुत मक्कार थी आपकी सरकार। तो सरकार अगर नहीं मानी तो देखो यहाँ पर बन गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इफ योर गवर्नमेंट did not accept constitution based dominion status by the end of the year। आप कह रहे हो कि हम 1 साल तक रुक जाएं यहाँ पर, बट इफ आपकी जो सरकार है वो यहाँ पर साल के अंत में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डोमिनियन स्टेटस को अगर नहीं मानती है, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फिर क्या पॉइंट बच जाएगा अगर ये इससे मानने से कह देती है नहीं हम नहीं मानने वाले? तो यहाँ पे गांधी जी ने साफ साफ बोला, देखो अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ पर करूंगा सिविल डिसोबीडियंस। मैं यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस करूंगा, मैं यहाँ पर डिसोबे करूंगा, ठीक है, सरकार का मैं यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दूंगा। तो मैं इनसे साफ साफ बोलूंगा, आइदर यू एक्सेप्ट दिस और आई विल डू व्हाट, आई विल यहाँ पर मैं आंदोलन शुरू कर दूंगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे, आपके नेहरू जी थे, दोनों चलो मान गए कि ठीक है अगर यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं, क्योंकि देखो गांधी जी वाज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। गांधी जी की हमेशा एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहती थी कि हाउ आई वुड लाइक मैं क्या अगला स्टेप लूं, तो स्ट्रैटेजी वाज समहाउ वेरी डिफरेंट एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव ऑन अ स्ट्रैटेजी। सब उनकी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते थे कि गांधी जी सोचेंगे तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। अब देखो यहाँ पे बात चल रही है आपके डोमिनेंट स्टेटस की, और ये डोमिनेंट स्टेटस की बात होती है आपकी सरकार से। डोमिनेंट स्टेटस की जो बात है वो आपकी सरकार से होती है। और उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे, उस टाइम पे वाइसरॉय थे आपके इरविन, इरविन भाई साहब थे आपके वाइसरॉय उस टाइम पे। अक्टूबर 31 1929 की बात है, ठीक है, उस टाइम पे ये वाइसरॉय रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इट इज इम्प्लिसिट इन 1917 डिक्लेरेशन, यानी कि जो आपके मोंटेग्यू रिफॉर्म्स वगैरह आए थे, तो उसमें यहाँ पर ये जो एक पर्टिकुलर क्या था कि जो इंडिया की प्रोग्रेस थी, ठीक है, उसको यहाँ पे कंटेम्पलेट करा गया था, ठीक है। और ये जो अटेनमेंट रही थी डोमिनेंट स्टेटस की, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया कि देखो चिंता मत करो, एक बार साइमन जो है, जॉन साइमन भाई साहब हैं, वो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट मुझे दे दे, एक बारी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे, फिर आप चिंता मत करो, मैं डोमिनेंट स्टेटस, आप लोगों को तो वैसे ही मिलने वाला है डोमिनेंट स्टेटस, थोड़ा तो सब्र करो। क्या मैं आंदोलन कर दूंगा, आंदोलन कर दूंगा, ये सारी बातें यहाँ पे मत करो, बस थोड़ा सा सब्र रखें और आपका जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा, डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा। हम आपके लिए ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे, क्योंकि उसमें बुलाएंगे आपको, इंग्लैंड के दर्शन कराएंगे और यहाँ पे बातचीत करेंगे, ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस की भी बातचीत हो जाएगी। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी इरविन द्वारा यहाँ पे बोल दी गई इनको। अब यहाँ पे देखो एक क्रोनोलॉजी, देखो क्रोनोलॉजी आप लोगों के लिए ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अब यहाँ पर इरविन ने गांधी जी से बात करी, ठीक है, तो वही बात हुई कि यहाँ पर गांधी जी को उसने बोल दिया कि देखो यहाँ पर इतना परेशान मत हो, एक बारी जॉन साइमन अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दे देंगे तुम्हें डोमिनेंट स्टेटस, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपकी साइमन कमीशन आई थी कब, एक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्रोनोलॉजी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग थोड़े से याद रखें डेट्स वगैरह को, क्योंकि ये हो जाती है आपके लिए थोड़ी सी जरूरी। तो फरवरी 1928 में आई थी, क्योंकि यहाँ से हम आगे जो एक पड़ाव आएगा वो अलग आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी इसी टाइम में हुई थी क्या, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए अगस्त 1928 की बात करें, अगस्त 1928 में यहाँ पर आई आपकी नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आई आपकी अगस्त 1928 में। और इसी टाइम पर आपकी अगर देखा जाए तो दिसंबर 1928 में क्या हुआ था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ पर देखो जो यंग लीडर्स थे, यानी कि आपके नेहरू जी और आपके बोस साहब, तो वो बेसिकली यहाँ पर दोनों ही
किस चीज की डिमांड कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए इंडिया को। तो यहाँ पर इन्होंने ये आपके लिए देखो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये इन दोनों के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई इसकी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि दिसंबर 1928 में आई थी। उसके बाद यहाँ पर एक दिल्ली मैनिफेस्टो आया ना, व्हाट वाज दिस दिल्ली मैनिफेस्टो? नाउ दिस दिल्ली मैनिफेस्टो ये यहाँ पर लाया गया आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ये जो आपकी यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, उनके द्वारा यहाँ पे लाया गया। ठीक है, दिल्ली मैनिफेस्टो ये लाया गया आपका नवंबर 1929 में, 1929 में लेके आया गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, 2 नवंबर को लाया गया। ठीक है, याद रखना डेट हुई थी आपकी 2 नवंबर, तो इस टाइम पर इसको लाया गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजों पे डिमांड करी जा रही थी। एक, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी आपकी, वो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर योर डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, वहां पे देखो ऐसा है कि आप बुला तो रहे हो, वहां पे इंग्लैंड लेके जा रहे हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराओगे, सारी चीजें वेल एंड गुड, बट वहां पे ये नहीं है कि चाय नाश्ता वगैरह करा के बस भगा दो, नहीं। वहां पे जो मेन मुद्दा है ना डोमिनेंट स्टेटस का, इसी पर बातचीत होनी चाहिए। वी डोंट वांट एनी अदर थिंग, वी आर नॉट गोइंग देयर फॉर ईटिंग योर चाय एंड बिस्किट। ठीक है, वो सारी चीजें हम वहां पे खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। वी वर देयर कि हमारे पे यहाँ पर बेसिकली जो बातचीत है वो बातचीत यहाँ पे होनी चाहिए डोमिनेंट स्टेटस पे। ओके, तो ये पर्टिकुलर पहली बात थी। फिर वहां पे देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पर सब व्यक्ति होंगे, अंग्रेज वगैरह सब होंगे, और यहाँ पे वैसे भी क्या है कि जो आपके अंग्रेज थे वो इंडियंस को तो यहाँ पर तवज्जो देते नहीं थे। तो इसमें यहाँ पे बोला गया कि देखो यहाँ पर आप जो ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस कराओगे उसमें यहाँ पर मेजोरिटी होनी चाहिए, किसकी मेजोरिटी होनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की। देयर शुड बी अ मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस मेंबर्स, तो कांग्रेस लीडर्स जो थे उनकी यहाँ पर होनी चाहिए थी मेजोरिटी। ये पर्टिकुलर चीज इनके द्वारा बोली गई। तीसरी चीज इनके द्वारा बोली गई कि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो थे इनके द्वारा यहाँ पर रखे गए दिल्ली मैनिफेस्टो में, और ये किसके द्वारा रखे गए हैं यहाँ पर, जो आपके यंग लीडर्स थे, यंग लीडर्स ने यहाँ पर ये पॉइंट्स रखे। फिर इसी वक्त में यहाँ पर आएगा आपका पूर्ण स्वराज, जो कि आपका लाहौर में होगा, और यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। 1930 में आ जाएगा आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये किस तरीके से आएगा, क्या ऐसी चीजें होंगी, किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि देखो गांधी जी की बात नहीं मान रहे थे आपके सरकार, गांधी जी की बात जो थी वो यहाँ पर सरकार नहीं मान रही थी, और इसके बाद तो गांधी जी क्या करते, फिर तो उन्होंने बोला था कि मैं तो करूंगा आंदोलन, रोक के दिखा दो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो सरकार का जो दिल्ली मैनिफेस्टो पे रिस्पॉन्स रहा था वो ये था, वाइसरॉय ने साफ साफ बोल दिया दैट आई रिजेक्ट इट। ठीक है, व्हाट विल आई डू, आई विल रिजेक्ट इट, साफ साफ रिजेक्शन दे दिया, मैं मानने नहीं वाला, कुछ भी बोलोगे, मैं तुम्हें इंग्लैंड लेके जा रहा हूँ, वहां बुला रहा हूँ, ठीक है, अब तुम अपनी बात चलाओगे, मैं नहीं मानने वाले ये चीज, मैं बात करूं या ना करूं डोमिनेंट स्टेटस पे, दैट इज व्हाट मेरी स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, और यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर स्टेज जो थी वो सेट थी कॉन्फ्रंटेशन के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे स्टेज जो थी आपकी सेट हो गई थी। अब यहाँ पर होगा आपका लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1929 में। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए भैया, कांग्रेस ये जो आपका लाहौर का सेशन रहा दिसंबर 1929 में हुआ, अब जो कांग्रेस थी उसने अडॉप्ट कर लिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हमारा गोल है, पूर्ण स्वराज्य ही हमारा गोल है, पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए, और यही चीज जो है वो हम यहाँ पर हासिल करके रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जनवरी 2 आपकी 26 1930 सेलिब्रेट किया गया एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। अब आप लोग सोचोगे कि इंडिपेंडेंस डे तो हमारा 15 तारीख को मनाया जाता है, उस टाइम की बात है, उस टाइम पे ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर लाई गई ताकि लोगों के मन में क्या था कि एक भावना जगाएं, एक भावना जगाएं कि चलो हमें साथ में लड़ाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करनी है, हमें लड़ाई करनी है। तो यहाँ पर डिमांड हो रही थी पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज्य हमारा गोल है। इवेंट था ये आपके कलकत्ता सेशन का, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, लाहौर पे हुआ था दिसंबर 1929 में। यहाँ पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको बॉयकॉट करने की बात करी गई कि हमारा मेन डिसीजन क्या है, वी आर गोइंग टू बॉयकॉट
द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा एम रहेगा। उसके बाद जो CWC है वो ऑथराइज करेगी टू लॉन्च अ प्रोग्राम of civil disobedience including non payment of taxes. We are not going to pay any of the taxes. हम कोई taxes यहाँ पे पे नहीं करेंगे और जितने भी members हैं आपके legislatures के उनको बोला जाएगा कि भैया आप अपना रेजिग्नेशन दो, यहाँ पे सीटों को छोड़ो और साथ में हमारे साथ यहाँ पर आंदोलन करो। ठीक है, आंदोलन करो, सब छोड़ दो, आंदोलन करो। और इस दिन को फिक्स कर दिया गया एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। ओके, अब ये पर्टिकुलर आपका लाहौर सेशन हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर गांधी जी बात करेंगे इरविन से। ठीक है, इरविन से बात करेंगे। अब इरविन से क्या बातचीत होगी ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, गांधी जी बोलेंगे इरविन से साफ साफ कि भैया देखो इरविन भाई साहब, यहाँ पर आई हैव 11 पॉइंट्स। ठीक है, मेरे कुछ 11 पॉइंट्स हैं और ये जो 11 पॉइंट्स हैं इनको आप मानो। ठीक है, ये अगर आप 11 पॉइंट्स मानोगे वेल एंड गुड। मैं यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं करूंगा, हम यहाँ पे आंदोलन नहीं करेंगे। बट इफ यू वांट एक्सेप्टेड, इफ यू वांट एक्सेप्टेड तो यहाँ पर हम आंदोलन कर देंगे। अब ये जो 11 पॉइंट्स थे ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो गांधी जी का क्या था, गांधी जी ऑलवेज जो इश्यूज उठाते थे वो आइदर आपके जनरल होते थे, ठीक है, और आइदर होते थे पीजेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जनरल इश्यूज और पीजेंट से रिलेटेड इश्यूज ही यहाँ पर गांधी जी द्वारा यहाँ पर उठाए गए थे ना। व्हाट वर दीज इश्यूज, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया कि यहाँ पर जो आपका टोटल प्रोहिबिशन होना चाहिए इंटॉक्सिडेंट पे। तो बेसिकली जर्नल इश्यूज जो थे आपके यही थे कि यहाँ पर जो ये लिक्वर कंजप्शन था ना, इससे क्या होता था, लिक्वर जो आपकी बिकती थी इससे बहुत पैसा कमाया जाता था, बहुत कमाई होती थी इससे। और गांधी जी सिद्धांतवादी आदमी थे, उन्होंने बोला कि देखो भैया यहाँ पर प्रोहिबिशन होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, और ये जो आपने जो आपका ये CID है, ठीक है, CID बहुत सारे लोग देखते हैं आपने, तो जो आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उनको आपने इतनी छूट दे रखी है, उसको थोड़ा कम कर दो, इस चीज को थोड़ा कम करो। और जो ये आर्म्स एक्ट है ना, इसमें वी वांट लाइसेंसेस। ठीक है, वी वांट लाइसेंसेस, ऑलराइट। तो इस चीज पे भी आप लोग फोकस करें, अपना एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम करें, जो आप इतना पैसा खर्च करते हैं इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, दैट वुड बी वेरी गुड। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम करिए, ये जर्नल इशू है आपका। ओके, फिर यहाँ पर अगर बात करी जाए पीजेंट रिलेटेड इश्यूज की, इंट्रोड्यूस करिए टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो भैया ये तो एक इनह्यूमन एक्ट हो गया, इंसानियत भरा एक्ट तो है नहीं। आप नमक पे, नमक जैसी चीज पे आप उस पे भी सॉल्ट टैक्स लगा रहे हो, मतलब इनका दिमाग देखो, इनकी जो दिमाग था ना वो कितना ज्यादा होशियार लोग होंगे कि ये सॉल्ट पे यानी कि नमक पे इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया था। तो अब नमक पे जो टैक्स था उन्होंने साफ साफ मना कर दिया गांधी जी ने कि देखो भाई ये हटाना पड़ेगा आपको। इफ यू अगर आप ये नहीं करोगे, बस मैंने क्या करना है, मैं करूंगा आंदोलन। ठीक है, रिड्यूस करो रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो को। अब ये क्या मुद्दा था, देखो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो थे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होती थी उनको डी वैल्यू कर देते थे। उसके हिसाब से क्या होता था, जो एक्सपोर्ट था वो उनको सस्ता पड़ता। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, हमारे रुपये को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे इस चीज से। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी इनकी, यहाँ पे बोल दिया गया था कि इसको कम कर दो और हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनको छोड़ो, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो और रिड्यूस करो कोस्टल शिपिंग को फॉर इंडियंस, और जो लैंड रेवेन्यू लेते हो ना वो यहाँ पर कम कर दिया जाए, 50% तक कम करो। क्योंकि ये तो ऐसे थे कि घास पर भी टैक्स ले लें, ये ऐसे लोग थे, मतलब हर चीज में टैक्स, इतना पैसा दो, बस पैसे के पीछे पैसा पैसा पैसा, इसी की चीज पे पड़े रहते थे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिमांड रखी गांधी जी ने, गांधी जी ने सरकार से डिमांड रखी कि आइदर यू विल like accept these 11 points or what I will do, or I will do civil disobedience movement। मैं आंदोलन चलाऊंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था यहाँ पर नील एकदम। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे इस चीज को कि भैया क्यों यहाँ पर हम नहीं करेंगे, we are not going to accept all these things। साफ साफ मना कर दिया था, क्या बात है आप लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट्स लेकर आ गए, but we are not going to accept this।
साफ साफ बात थी उनकी, हम नहीं करने वाले एक्सेप्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू। गांधी जी की स्ट्रैटेजी जो थी ना वो ये लोग नहीं जानते थे। गांधी जी की स्ट्रैटेजी भाई बहुत अलग थी। He was a very different kind of a person. उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा कोई भी यहाँ पर पहचान ही नहीं पाया था। वो लेकर आ गए थे डांडी मार्च। डांडी मार्च जो थी आपकी, डांडी मार्च सबको पता है, डांडी मार्च हुई थी। गांधी जी ने डिसाइड कर दिया कि भैया हम सॉल्ट जो है वो खुद बनाएंगे। गांधी जी डिसाइडेड कि जो सॉल्ट है वो हम खुद बनाएंगे, वी विल गोना मेक सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मेकिंग की यहाँ पर गांधी जी ने सोची कि हम यहाँ पर खुद ब खुद नमक बनाएंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्ट ही क्यों लिया गांधी जी ने, वाई सॉल्ट, ये एक क्वेश्चन है सबके दिमाग में आएगा कि भैया सिर्फ नमक क्यों लिया। यहाँ पे तो बहुत सारे मुद्दे थे, यहाँ पे आर्म्स एक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे रूपी स्टर्लिंग वाली बात थी, यहाँ इतने 11 पॉइंट्स लेकर आए थे गांधी जी, बट व्हाई डिड ही ओनली फोकस्ड ऑन सॉल्ट। रीजन वाज कि गांधी जी की जो स्ट्रैटेजी थी ना भैया, वो स्ट्रैटेजी बड़ी डिफरेंट थी। गांधी जी कन्वर्ट करते थे स्पेसिफिक इश्यूज को इनटू योर नेशनल इश्यूज। ठीक है, स्पेसिफिक कोई भी इशू था, अब चंपारण वाला देख लो, खेड़ा वाला देखो, मिल वाला देख लो, कोई भी इशू उठा के देख लो पुराने, स्पेसिफिक इशू इनटू अ नेशनल इशू चेंज कर देते थे, कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नमक को उठाया। क्यों नमक को उठाया, इनह्यूमन एक्ट है, मेजोरिटी मिलेगी हमें, नमक तो हर कोई खाता है कि नहीं, नमक के बिना तो खाना अधूरा है। तो ये इनह्यूमन जो एक्ट था यहाँ पर जो किया गया था आपके ब्रिटिशर्स द्वारा कि हम नमक पर भी टैक्स लगा दिया, भाई बहुत अच्छी बात है, अब तो आप लोग यहाँ पे नमक पे भी टैक्स लगाने लगे। तो इस चीज पर गांधी जी ने शुरू कर दी दांडी मार्च। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे नमक खुद बनाएंगे। और ब्रिटिशर्स की एक और बात थी, अगर नमक खुद बनाओगे तो भी हमें टैक्स दोगे, तो भी हमें पैसे दोगे, तो ब्रिटिशर्स आपके कहीं भी नहीं छूटते थे। तो यहाँ पर दांडी मार्च की बात हुई है। तो देखिए ये आपकी शुरू हुई मार्च 12 से अप्रैल 6 तक चली 1930 में, और ये गांधी जी द्वारा यहाँ पर लेड करी गई। रिजल्ट हुआ कि ये जो सत्याग्रह था, नमक वाला सत्याग्रह जो था, सॉल्ट सत्याग्रह था, ये आपका ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तमिलनाडु तक स्प्रेड हुआ, मलाबार, आंध्रा, आसाम, बंगाल, सब जगह यहाँ पर ये स्प्रेड हो गया। किस तरीके से देखिए, यहाँ पर गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू करी। यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम इज जो स्टार्टिंग पॉइंट। फिर ये गया असलाली, ठीक है, नावागम, माटर, नादियाड जहाँ पे आपका संत राम टेम्पल है, आनंद, बुरसाद, कनकपुर, करेली, आंकी, अमोद, समाइन, देहरोल, ये पूरा जो एरिया था एंडिंग पॉइंट वाज योर दांडी। दांडी जाके हम क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। और नमक बनाना कितना इजी है कि भैया आपका नमक जो समुद्र है उससे इजीली नमक यहाँ पे बन सकता है, सॉल्ट प्रोडक्शन हो सकती है, वो तो कर रहे थे गांधी जी, उन्होंने शुरू कर दिया। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे तो मैं मार्च करूंगा। ठीक है, और ये आपकी करीब 395 किलोमीटर यहाँ पर सबने स्टार्ट कर दी यहाँ पे मार्च। और कितने लोग थे इसमें, ये यहाँ पर आपके 78 सत्याग्रही थे। तो बट सून यहाँ पर 50,000 प्रोटेस्टर्स जो थे वो यहाँ पर फॉलो करने लगे गांधी जी को। 78 थे पहले, सिर्फ 78 लोग यहाँ पे गांधी जी के साथ शुरू हुआ था उनका चलना, और साथ मिल गए 50,000। तो यही था, गांधी जी ऑलवेज बिलीव कि मासेस में ही शक्ति है। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति चलेगा अकेला, उसके साथ यहाँ पर और लोग होंगे, एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले 400, है ना। तो यहाँ पे देखो 78 चले थे, 50,000 आ गए गांधी जी को फॉलो करते करते। एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस, जवान, बूढ़े, बच्चे, महिला, सब इसमें आ गए थे। एंड इट वॉज कॉल्ड अ वाइट फ्लोइंग रिवर as all the सत्याग्रहीज were wearing खादी। सब यहाँ पर खादी पहने हुए थे, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे सबके सब। तो ऐसा लग रहा था कि एक आपकी जो नदी है, ठीक है, जिसका पानी एकदम सफेद है, वैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, बट यहाँ पर लग रहा था कि एक सफेद नदी है जो कि यहाँ पे फ्लो कर रही है, बिकॉज ऑल वर वेयरिंग व्हाट, दे वर वेयरिंग खादी, व्हाइट खादी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को याद है कि प्रोटेस्ट हुआ था कि हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बनाई हुई कोई भी चीज नहीं पहनेंगे, फॉरेन जो क्लोथ्स हैं, फॉरेन जो गुड्स हैं, हम उनको करेंगे बॉयकॉट। एंड दैट्स व्हाई पीपल वर वेयरिंग खादी, क्योंकि ये चल रहा है आंदोलन, है कि नहीं? तो 78 के साथ यहाँ पर 50,000 जुड़ गए और गांधी जी ने शुरू कर दिया अपना आंदोलन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की कहानी हम देखेंगे अब कल, ठीक है? आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू लाइक इट, तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को लाइक करके मुझे बताना है दैट यू आर लाइकिंग दिस क्लास। ऑलराइट, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगर अच्छी लगती है ना, तो देखो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, हम लोग मिलेंगे कल आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, और जो भी चीज है आज उसे बराबर पढ़ लेना, जितना मैंने आपको बताया है उन सारी चीजों को यहाँ पर आप लोग पढ़ लें। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।